अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद हस्म जान। भारत में हमने देखा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोकसभा का जब इजलास शुरू होने जा रहा था तो उससे पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर महादेव नामी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका स्क्रिप्ट लिखा वहाँ पे नॉर्दर्न कमांड के सरबराह जनरल प्रातिक शर्मा ने, जो भारतीय फौज के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के पहले सरबराह रह चुके हैं, और उन्हें वहाँ पे अपॉइंट ही इसीलिए किया गया। कांग्रेस और अपोजिशन जमातें यही सवाल अब लोकसभा में उठा रही हैं कि क्या ये महज हसीन इत्तेफाक है कि जैसे ही लोकसभा का इजलास होने जा रहा है तो ऑपरेशन महादेव के जरिए तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ सवाल उठ रहे हैं, वहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र हो रहा है, तैयारे मार गिराने की दास्तान सुनाई जा रही है, अपने वज़ीर आज़म से, वज़ीर ख़ारिजा से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर दिफा से सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी हूँ, राहुल गांधी हूँ, या कांग्रेस रहनुमा जॉर्ज फर्नांडिस हूँ, या इसके अलावा कांग्रेस के पंजाब चीफ अमरिंदर सिंह हूँ, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि एक राफेल तैयारा तो मैंने खुद आइडेंटिफाई किया, इस जहाज़ का नंबर BS001 था, मैं खुद वहाँ पे गया और मैंने उसकी तस्वीर ली। और फिर कहा गया कि दुनिया चीख चीख के कह रही है कि पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, एक सुखोई और एक मिग तैयारा मार गिराया, जवाब दिया जाए। अगर भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हमला कामयाब था तो फिर जंग क्यों रोकी गई? और अमेरिका के किरदार के ऊपर जो जयशंकर हैं अमेरिकी अब भारतीय वज़ीर ख़ारिजा, एक बार फिर अपनी पार्लिमान को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। तो वहाँ ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अंदरूनी सतह पर भी भारतीय सरकार के बारे में सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसका भी खुलासा मुझसे सुन लीजिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब हैं, चीफ जस्टिस को वो ख़त लिख रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात में इंसाफ की बजाय सियासी इंतकाम का निशाना PTI को बनाया जा रहा है। और हक दो बलूचिस्तान को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, ये मौलाना हिदायतुर्रहमान और जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम एक लॉन्ग मार्च है जो लाहौर पहुंचा। यहाँ पंजाब सरकार ने मुज़ाकरात किए, कामयाब नहीं हुए, और पैरेलल PTI की भी 5 अगस्त की कॉल सामने आ चुकी है। इस सिलसिले में 31 तारीख को महमूद खान अचकज़ई एक बड़ा मजमा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, इस एहतजाज की तहरीक को वाज़ेह करने के लिए। एक अहम खबर ये भी कि आज इमरान खान साहब से मनसूब बयान ये सामने आया कि गालिबन उनके साहबजादे जो अमेरिका के दौरे पर थे अब पाकिस्तान एहतजाज या तहरीक में शरीक होने नहीं आएंगे। अलबत्ता ये नुक्ता वहीं का वहीं रहा कि क्या वो अपने वालिद से मिलने आ सकते हैं, आएंगे तो इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने ये सूरत हाल इसलिए वाज़ेह की कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मसला है, कुछ इलाकों में कर्फ्यू की इत्तलात हैं, जिरगे बैठ रहे हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है, साथ चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जा रहा है। हुकूमती मामलात का जिक्र करें तो शुगर का जो मामला है वो ज़ेर बहस है, इस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब ज़ेर बहस हैं। हम मल्टीपल ऐसे इश्यूज़ में उलझे हुए हैं जो बड़े पैमाने पे जो वसी मामलात हैं उनसे नज़र हटाने के लिए काफ़ी होने चाहिए। इस पर बात करने के लिए आज मैंने जहमत दी है सीनियर रहनुमा सरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, थोड़ी सी मेरी जज्बातीपन की माजरत के आम शहरी के तौर पर मुझसे रहा नहीं गया कि मैं भारत का जिक्र भी करूं और साथ ये बताऊं कि हमारे यहाँ के इन मामलात के ऊपर डिबेट हो रही है और वहाँ क्या डिबेट हो रही है। तो मैं क्या समझूं अपने से इब्तदाई के बाद कि हमारी सियासी तरजीहात में कोई फुकदान है, सियासी इस्तेहकाम में कोई फुकदान है, सियासी इत्तेहाद में कोई फुकदान है, या कुछ और? नहीं, फुकदान से ज़्यादा अहम बात यह है कि आज की जो हुकूमत है, अगरचे अल्लाह ताला ने मार्का हक में बहुत बड़ी कामयाबी दी, उसके बाद हिंदुस्तान जो है वो पे दर पे एक फाश गलतियां, ब्लंडर्स कर रहा है, खास तौर पे जो आपने जिक्र किया इबलाग के महाज पर। ये जो अभी इन्होंने ऑपरेशन किया है जिसका दावा लोकसभा में किया गया वो तो गालिबन इस हेडलाइन से बचने के लिए था कि 100 दिन हो गए और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि 100 दिन हो गए, और लिहाजा उन्होंने जो है वो इससे पहले कि लोकसभा में कोई और इस पर सवाल उठाता, उन्होंने एक बिल्कुल फॉल्स फ्लैग भी क्या, फॉल्स ऑपरेशन जो है वो करके तो कहा कि ये तो हमने कर दिया है। इसकी जो सबसे बड़ी इस वक्त भयानक मिसाल है वो आज से 25 साल पहले छत्तीस सिंहपुरा में एक वाकया हुआ था जिसमें एक गांव में रहने वाले थे उनको कत्ल किया गया, और उसके बाद कुछ कश्मीरियों जिनको कहा ये दहशतगर्द हैं उनको मार के उनकी कब्रों में डाल दिया गया। बाद में ये पता लगा कि खुद हिंदुस्तानी फौज ने किया था, और सदर क्लिंटन का जो कि दौरा था तो उनको
इस बात पर जो है बनाने के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्द है और हिंदुस्तान तो पुरअमन है। तो लिहाजा अब ये जो इनका अमल है, इससे फिर शक गहरा होता जा रहा है कि जो पहलगाम का वाकया था वो जेडी वैंस को, जो अमेरिकी नायब सदर हैं जो उस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर थे, उन पर असरअंदाज होने के लिए किया गया था। लेकिन चूंकि हमारे पास गैर जानिबदार जराए से अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस तरह हमारे पास ये जो ऑपरेशन जिसको हिंदुस्तान महादेव का नाम देकर क्लेम कर रहा है, इसकी भी गैर जानिबदार जराए ने कोई किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी कि जी ये दुरुस्त है, गलत है, हुआ है, नहीं हुआ। तो लिहाजा वो तो अपनी जो है वो मुस्तकिल इनिशिएटिव जारी रखे हुए हैं। दूसरा जो आई थिंक गालिबन उनको हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से जो पेशरफ्त हुई कि वो जो एक बिल्कुल गैर मरई किस्म का रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसकी वेबसाइट पर पहले इसको क्लेम किया गया और फिर वो क्लेम वापस ले लिया गया कि अमेरिका ने उसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। हमारे ऊपर जो इस वक्त फर्ज है वो यही है कि अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो साख है, सफारती साख भी और अस्करी साख भी, उसमें बहुत इजाफा हुआ है। लेकिन जो सफारती मिशन है और अब जो 21वीं सदी का तगाजा है, उसके साथ एक इब्लाग का मिशन भी करना है, वहां अभी वो पेशरफ्त नहीं हुई जिसकी जरूरत है। ये ठीक है कि हाईएस्ट लेवल पर मुलाकातें हुई हैं। जो इसाक डार साहब अभी पिछले चंद दिन पहले जो अमरीकी वजीर खारजा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे मिले हैं। फील्ड मार्शल चाइना गए हुए थे, उससे पहले सदर ट्रंप ने भी उनको एक जोराने पर मदऊ किया। हाईएस्ट लेवल पर तो मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में अगर हमें हिंदुस्तान को समझिए उसका दायरा तंग करना है, उसके ऊपर फंदा तंग करना है, तो कहीं ज्यादा हमें मुतहर्रक सफारतकारी की जरूरत होगी। और उसके साथ मैं फिर कहूंगा कि ये बेहद जरूरी है कि 21वीं सदी में इब्लाग की कैंपेन दो हवालों से, एक तो हिंदुस्तान को जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहा है उसकी हमें पूरी दुनिया के सामने उसको इस मामले पर बेनकाब करना है। वो पाकिस्तान में जो कत्ल खुद वो दावा करते हैं, ये वो मौजू है जिसके ऊपर उसमें खुरम साहब नहीं कर पाए। ये वो मौजू है जिस पे इसी प्रोग्राम के हाँ आपसे मेरा अक्सर मुकालमा रहा और तफसील में रहा, और बहरहाल ये एक इंतहाई रेलिवेंट मौजू है। बार बार वक्त और हालात और बदलते जो सूरत हाल है वो हमें इस बात की जानिब तवज्जो मबजूल करवाती है। लेकिन ये बिलफर्ज अल्लाह ना करे अगर भारत को कोई 50% भी कामयाबी जो पाकिस्तान को मिली उस कदर मिली होती, तो दुनिया भर में और इब्लाग के मुहाज पे भारत ने क्या हशर करना था ये हम सोच भी नहीं सकते। क्या वजह है कि हमने इतनी बड़ी फतूहात, इतनी बड़ी कामयाबी और जो कुछ किया जिसका एतराफ़ भारतीय लोकसभा में भी हो रहा है, उसको हम सही तौर पर मौसर तौर पर दुनिया को आगाह कर पाए, उसका इब्लाग कर पाए, पॉलिटिकली हम कंसेंसस के साथ पूरी दुनिया के सामने अपना केस प्रेजेंट कर पाए? जी, केस तो प्रेजेंट किया है कंसेंसस के साथ, लेकिन रुकावट जो है आई थिंक जो इदराक शायद हमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो है कि मीडिया कितना अहम है और कितनी बड़ी कैंपेन्स चलानी है, लेकिन जो इंटरनेशनल कैंपेन्स हैं जिनके लिए एक मैं कहूंगा कि थोड़ी सी और अरफा किस्म की हमें इंटेलिजेंस की जरूरत है, उसको इस्तेमाल करते हुए जो और ये ऐसी कैंपेन चलानी है जो बराह रास्त ये ना हो कि जी किसी खास इवेंट के लिए की जा रही है या किसी, ये तो एक ऑन गोइंग कैंपेन है हिंदुस्तान को एक्सपोज करने की। और ना सिर्फ ये कि एक दहशतगर्द मुल्क है, बल्कि एक अंग्रेजी का लफ्ज है रेकलेस रिविजनिस्ट पावर है, जिसके जो बैनुल अक़वामी कवानीन की परवाह भी नहीं करता, जिसने एक पूरी तहजीब है दरियाए सिंध की, और वो बार बार धमकियां देते हैं कि हम पानी बंद कर देंगे। तो ये जो तहजीब कुश मुल्क है, इसको एक्सपोज करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो एक जमाने में कहते थे जी बहुत ही प्लूरलिस्ट है और वसी उसकी कल्चर है और उसके कल्चर के मुख्तलिफ जहते हैं, वो अब जो प्लूरलिस्ट कल्चरल मुल्क है वो एक पूरी तहजीब को पानी से महरूम करने की बातें कर रहा है। तो ये खुरम साहब हमें इंडिया के ऊपर तो हमें की जरूरत है, और ये हमारी जो
हमें ये बिल्कुल सिर्फ जरूरत है। एक, मैं तो एक बात कहूंगा कि एक एक जो हमारा वफद का दौरा हुआ था जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हाँ। क़यादत में, उसमें बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने बहुत हमें कामयाबी नवाजा। लेकिन एक वफद या एक दौरा काफी नहीं है, इसको मुस्तकिल तरीके नहीं, से मुख्तलिफ मुल्कों हमने तो में यही जाना था, मुख्तलिफ यही जहतों से समझा इसको था हमें अटैक और करना यही है। बताया गया था कि ये सिलसिला जारी रहेगा। तो वो सिलसिला कहाँ रह गया सर? उसमें तो दीगर पार्लिमानी जमातों की भी नुमाइंदगी होनी थी। देखिए, जमातों की नुमाइंदगी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अभी हमारे वफद ने दौरा किया उसमें ये बात वाज़ेह हुई, और इसको हमारे जहां जहां भी हमारे मेजबान थे उन्होंने उसको उसका इतराफ भी किया कि इस किस्म की जो माहिरीन हम कह सकते हैं या तजर्बाकार लोगों का वफद जो है वो आज तक पाकिस्तान की तरफ से नहीं भेजा गया। और ठीक। हिंदुस्तान में जहां उन्होंने इस कंसेंसस की कोशिश की थी और मुख्तलिफ जमातों के लोग इकट्ठे करके भेजे थे, हम्म। उनको वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो मेरी तो इसमें बड़ी वाज़ेह, मैंने वज़ीर आज़म को तजवीज़ भी दी थी कि आप जिन भी तजर्बाकार लोगों को चुनना चाहें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो हमें बड़ी सीरियस और मुतहरक डिप्लोमेसी करनी है। जो कंसेंसस की कोशिश है उसमें कुछ वक्त के बाद अभी जिस तरह यूएन जनरल असेंबली होनी है, जी। उसमें एक वफद सियासी तौर पर भेजा जा सकता है जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी हो। लेकिन जो असल डिप्लोमेसी है वो तो आई थिंक माहिरीन और तजर्बाकार लोग ही बेहतर तरीके से कर सकते। अब खुर्रम साहब, इससे पहले कि मैं मुल्की सियासत पे भी आपसे बात करूं, आपकी राय लूं, डार साहब ने जो आफिया सिद्दीकी साहिबा का पैरेलल ड्रॉ किया उसकी वजाहत भी वो कर रहे हैं, उसके ऊपर खासी तनकीद हो रही है। आप इत्तफाक करते हैं उनकी इस दलील से, या वाक़तन ये एक बरमहल दलील नहीं थी, ये मवाजना नहीं बनता था? जी, बेहतर तो यही है कि उसकी तवजीह वो खुद दें, लेकिन उन्होंने गालिबन यही, मैं जो समझ पाया हूं, मैं अपनी राय दे सकता हूं, उन्होंने यही कहा कि हर मुल्क का जो अपना निज़ाम है उस निज़ाम के मुताबिक वो सजाएं दी गई। हालांकि मैं खुद इसका ऐनी शाहिद हूं कि वज़ीर आज़म ने अभी चंद महीने, अब तो खैर 7 महीने हो गए, दिसंबर में बाकायदा एक खातून सेनेटर साहबा को ये मिशन दिया कि वो जाकर एक्सप्लोर खुर्रम साहब, करें यूएस कांग्रेस में भी मिसाल फिर और कोई और भी दी जा रिपब्लिकन सकती जो। थी ना। अमेरिका में कई और ऐसे कैदी हैं, उनकी मिसाल दी जा जी सकती जी थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दी जा सकती थी। वो अब इस समय कहूँगा बेहतर वही है कि वो या उनके तर्जुमान की तवजीह दें। लेकिन वो हमारी सेनेटर साहिबा तशरीफ ले गई और उन्होंने गालिबन शायद अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे तवील गुफ्तगू 3 घंटे की मोहतरमा आफिया सिद्दीकी से की, और उन्होंने आकर रिपोर्ट भी किया है कि वो क्या उनके ठीक है। जज्बात हैं, उनको क्या समझती हैं। ठीक। तो ये भी है कि पाकिस्तानी जहन में जो आफिया सिद्दीकी केस की पेचीदगी है वो भी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। हम इसको बहुत ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखते हैं, लेकिन ये केस पूरा का पूरा ग्रे है, ये ना काला है ना सफेद है। ठीक है। अच्छा, मैं आज सुन रहा था मोहतरमा अलीमा खानम को भी, उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई इमरान खान साहब से। कल राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम खान साहब से मिलने को तैयार हैं। आज उन्होंने कहा जी मैं तो उनकी स्टेटमेंट को सीरियस लेती नहीं हूँ। क्या वजह है कि जी इतना हम ज़िम्मेदार वज़ीर कह रहा है कि हम बैठने को तैयार है और उनकी बहन कह रही है कि हम बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेना। ये हुकूमती वज़ीर की पेशकश को गैर संजीदगी से लेना, ये किस बात का सबूत है कि एतमाद नहीं है उन्हें इस हुकूमत के ऊपर, या वो समझते हैं कि ये बेख्तियार हुकूमत है? फिर कासिम और सुलेमान के बारे में मैं वाज़ेह कर दूँ कि वो, उन्होंने कहा जी तहरीक चलाने नहीं आ रहे, अलबत्ता ये खाना खाली है कि अगर पाकिस्तान आना चाहें बाप से मिलने तो वो आ सकते हैं। जी देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो उनकी जद्दोजहद जमहूरियत के लिए और आइन की सरबुलंदी के लिए नहीं है। फिर काय के लिए? उनकी तो जद्दोजहद इसी बात पर है कि बानी चेयरमैन की रिहाई चाहते हैं किसी सौदेबाजी के नतीजे में, और दूसरा वो इक्तदार तक जो भी उनको जो एक तरीका आजमाया उन्होंने पिछली दफा, उसी को दोबारा आजमाना चाहते हैं। जिस गोद से उठे थे उस गोद में दोबारा बैठना चाहते हैं। तो लिहाजा वो अपनी सूझबूझ के मुताबिक वो समझते हैं कि ये तो पाकिस्तान में पुरअमन सियासी पार्लिमानी जद्दोजहद जो है वो पाकिस्तान में बेमानी है। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा मौके हैं, खास तौर पे कौमी असम्बली में भी, पंजाब असम्बली बिल्कुल में, ठीक। कि बिल्कुल। वो अगर संजीदा अपोजिशन करें तो उनको सियासी फायदे हो सकते हैं। लेकिन वो एक बड़ी कुंद सोच है, और वो
तसादम की सोच है ठीक। जिसको लेकर चल रहे हैं। दूसरा ये कि जो राणा साहब ने कहा, मैं उसकी बिल्कुल उसको सपोर्ट करूंगा कि अगर बानी चेयरमैन के बेटे जो हैं वो गैर मुल्की शहरी हैं, वो वीजा लेकर पाकिस्तान आए और कानून के मुताबिक अप्लाई करें अपने वालिद से मिलने के लिए, ठीक है, तो जरूर मुलाकात होनी चाहिए। बहुत खुश आइंद, बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, शरीक गुफ्तगू थी। नाज़रीन, हमें वक्त है छोटी सी। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। अमन का मिशन भी है, जरगे भी बैठ रहे हैं, कुछ इलाकों में कर्फ्यू की तला भी है। गंडापुर सरकार वो कहाँ खड़ी है, उनसे क्या तवक्कुआत हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने जहमत दी है बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार जनाब वकील यूसुफ ज़ई साहब को। वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब अली, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये आज खबर आई कि कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी है और टारगेटेड ऑपरेशन है, फिर साथ मैंने ये देखा और सुना कि कुछ इलाकों में जरगे भी बैठ रहे हैं और वसी प्लान किया जा रहा है अमन व अमान के लिए। इस वक्त सूरत हाल है क्या? बहुत शुक्रिया जामी साहब। खैबर पख्तूनख्वा तो शहर नापुरसान में तब्दील हो चुका है। जो सूबाई हुकूमत की तरजीहात है वो तो सब लोग को मालूम है कि वो तो बानी की रिहाई के लिए एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। और उसका सबूत ये है कि जो अहम मीटिंग है पार्टी की, उस मीटिंग को सीएम हाउस में 1-2 दिन में बुलाया गया है ताकि 5 अगस्त की जो मुहमजुई है उसके लिए प्लानिंग की जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल तिरा वैली में 8 से 10 हजार तक कंबरखेल कबीला के लोगों ने एक जरगा किया। जरगा के बाद उन लोगों ने मार्च किया और करीबी पहाड़ों में जाकर उन्होंने कलदम टीटीपी, जमातुल अहरार और लश्कर इस्लाम पर मुश्तमिल जो दहशतगर्द ग्रुप्स है उनको मोहलत दी कि आप लोग यहाँ से निकल जाए। उन लोगों ने कहा जवाब में कि हम अफगानिस्तान में बैठे अपनी क़यादत से बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के आधे, जो मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जामी साहब खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में हमले किए गए हैं। आज सुबह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अहम और हसास डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू नाफिज किया है और ऑपरेशन जारी है। बाजोड़ में तो बाकायदा ऑपरेशन का आगाज हो गया है। बाजोड़ के 16 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है, वहां से कैजुअल्टीज की इतलात आ रही है और ये कहा जा रहा है कि कल से जुनूबी वज़ीरिस्तान या शुमाली वज़ीरिस्तान में भी फोर्सेस जो है ना वो ऑपरेशन का बाकायदा ऑपरेशन का आगाज। ये अकील साहब, ये जो आप जो जिक्र कर रहे हैं, जो कंबरखेल आप जो जिक्र कर रहे हैं, ये कंबरखेल जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन है वहाँ के मुशरान, इन्होंने जरगा किया है, ये गालिबन जो शाहिद खान अफरीदी मारूफ क्रिकेटर हैं उनके जो आबाई इलाका है दादा का, उस जानिब ये गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत हसास इलाका है। जो तिरा वैली है, तिरा वैली से कुछ ही फासले पर अफगानिस्तान का तोरा बोरा वो वाक़या है और तिरा वैली से आप डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, न सिर्फ ये कि खैबर जिला में और वहां पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तमाम एरिया बहुत रिच एरिया है, मगर इस वक्त अगर हम ये कहें कि तिरा वैली पर अमलन तालिबान वगैरह, तालिबान के 3 ग्रुपों का कब्जा है तो गलत नहीं होगा। और उसके तदारुक के लिए सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है? फोर्सेस क्या इकदाम उठा रहे हैं? देखिए जामी साहब, जो सूरत हाल बनी हुई है इस वाले सवाल से हटकर, वो तो ये है कि कल पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने एक करारदाद पेश की है जिसको हंगामी करारदाद का नाम दिया गया है और उसमें पाकिस्तान की फौज और फोर्सेस और रियासत के खिलाफ चार्जशीट किस्म की एक चीज जो है ना वो डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है। ये बताने की कोशिश की गई है ऑन द रिकॉर्ड उस करारदाद में कि जो एक हक मिलता है पाकिस्तान की फोर्सेस को दफे आइन के आर्टिकल 245 के तहत कि वो कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस करारदाद में कि इसको विड्रा किया जाए और हम नहीं मानते। उस करारदाद की जो उसका मतन है उससे तो लग ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत इस बदअमनी की जिम्मेदार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को करार दे रही है। वही बयानिया है जो कि पीटीएम, जो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है, लेकिन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है, हम आपकी पूरी तरह बात सुन नहीं पा रहे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आज वक्त की किल्लत है। ये अहम नुक्ता आपने उठाया क्योंकि 2022 की पेश करदा एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक केपी में जो सीटीडी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसका 96% जो बजट है वो सिर्फ तनख्वाहों की मद पर खर्च होता है। सिर्फ 4% जो है वो बजट ऑपरेशंस के लिए मुख्तस है। तो उससे आप अंदाज़ा करें कि कैसे वो सूबे में
दहशतगर्दी के खिलाफ निबर्द आजमा हो सकते हैं। इसलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस की वहाँ मौजूदगी है, जो सूरत हाल वहाँ दरपेश है, जिस तरह से भारतीय स्पोर्ट के साथ, गैर मुल्की स्पोर्ट के साथ ये दहशतगर्द वहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं, उसका कलाकम अगर करना है तो ये डाटा काफ़ी है समझने के लिए कि इनकी ज़रूरत क्यों है। यहाँ प्रोग्राम वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम चलेंगे खालिद चिश्ती साहब और जाहिद महमूद साहब की जानिब कि भारत में जो लोकसभा में हो रहा है वो किस बात का एतराफ़ है। एक ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे हमसाए भारत में एक अजब तमाशा है, एक अजब बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट वहाँ पे बयान किया जा रहा है, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर और अब ऑपरेशन महादेव के नाम पर। और बिलखुसूस जो बयानात भारतीय सरकार, उसके जिम्मेदार, उसके वजीर, उसके नेता लोकसभा में दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस हो या अपोजिशन रहनुमा हो, वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, कितने तैयारे मार गिराए, जंग क्यों रोकी अगर हम कामयाब हो रहे थे, ट्रंप ने आसिम मुनीर साहब को ही क्यों बुलाया, मोदी जी कहाँ रह गए, और इस जैसे अनगिनत सवाल हैं जो मोदी सरकार का मुंह चढ़ा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं बन पा रहा। हत्ता कि जयशंकर अपनी तकरीर में ये तक न कह पाए कि मोदी ने सीज़फायर करवाया या नहीं करवाया, उसकी तरदीद ना कर पाए। इसमें सबसे जो दिलचस्प और एक हैरानकुन अमर है, जो सुनने के बाद आप भी यकीनन मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाएंगे, वो ये है कि इनके अमित शाह ने आज ये कहा कि जो दहशतगर्द मुबैना तौर पर वहाँ जो महादेव ऑपरेशन जो सो कॉल्ड है वहाँ मारे गए, उनके हाथ से चॉकलेट्स पाकिस्तानी वो हमारे पास मौजूद हैं, बरामद हुई हैं, और वोटर आईडीज़ जो उनकी हैं वो भी बरामद हुई हैं। पाकिस्तानी वोटर आईडीज़ उनके पास हैं और पाकिस्तानी चॉकलेट्स को लेके वहाँ पे मुबैना तौर पर दहशतगर्दी करने गए थे। तो खैर, संजीदगी पे मैंने इस पर संजीदगी से बात करनी थी, लेकिन मैं थोड़ा ज़रा तफन्नुन पहले अपने जो मेहमान हैं उनकी खिदमत में यही सवाल रखूँगा। मुझे ज्वाइन कर रखा है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने और एयर कमांडर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में आ रहा हूँ, ये कैसा आतंक है, कैसी ट्रेनिंग है? हमने तो सुना था कि ऐसे मिशंस में भुने हुए खुश चने या नट्स रखे जाते हैं, यानी चॉकलेट्स वो पाकिस्तानी लेके वहाँ जा रहे हैं और वोटर आईडी भी रखा है। क्या उन्होंने वहाँ महादेव के हंगाम वोट डालना था? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने बड़ा सीरियस सवाल बहुत ही नॉन सीरियस अंदाज में किया है। और बात ही सर नॉन सीरियस है चिश्ती साहब, बात ही इस कदर नॉन सीरियस और वो अमित शाह कर रहे हैं। जी, मैं खुद भी इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ कि कल मैं रात को, मैं कनाडा में हूँ आजकल, अमेरिका और कनाडा में कुछ टॉक्स के लिए, यही जो वॉर हुई है अभी तक मैं यहीं पे पाकिस्तानी ऑडियंस से ज्यादातर बात करता हूँ जी। और कल रात में कुछ पाकिस्तानियों ने मुझे खाने पर बुलाया था और यकीन करें वो भी इसी तरह हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कि आपने कहा ये क्या जस्टिफिकेशन हिंदुस्तान ढूंढता है, कितनी आइडियल किस्म का एक लॉजिकल बिल्ड करता है कि आप खुद ही हंसी आपकी छूट जाती है कि आपने सही कहा कि हिंदुस्तान में क्योंकि चॉकलेट नहीं मिलते थे तो यहाँ से चॉकलेट देके भेजे गए। तो इट साउंड सो फनी, यहाँ भी पाकिस्तानी यही एंजॉय कर रहे हैं जैसे आप वहां एंजॉय कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है उनको अब ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि दुनिया अब बहुत एडवांस चली गई है, बहुत आगे हो चुकी है। नियर रियल जो है सिनेरियो को फेस कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल है ये। जितना डिले करेंगे अपनी जो हैसियत, अपना जो उनका वर्थ है, जो दुनिया के अंदर स्टेचर है उनका, उसको लूज करते जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे तो ये आप हिंदुस्तान अपने आप को, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान अपने आप को एक सोमो रेसलर की तरह समझ रहा है और समझता है कि मैं जो करूंगा वो ठीक करूंगा, चाहे मैं वो बॉलीवुड बनाऊं तब भी ठीक है। सोमो रेसलर का मतलब ये है कि आप बड़े हैं, आपका कद बड़ा है, आपका स्टेमिना बड़ा है, आपकी इकोनॉमी बड़ी है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बैडमिंटन भी सबसे अच्छी खेलेंगे और स्विमिंग भी आप सबसे अच्छी करेंगे। दुनिया लॉजिक मांगती है, दुनिया करेक्ट करना चाहती है। और उससे भी स्ट्रेंज बात है, उससे कहीं ज्यादा एज अ स्टेट जब आप इस तरह की रीजन देते हैं तो आजकल वो सही आपने कहा कि आजकल तो कोई बच्चा भी इस तरह रीजन नहीं देगा कि फनी किस्म के आप वोटर आप शनाख्ती कार्ड दे के भेजेंगे, फिर आप उसका चॉकलेट दे के भेजेंगे। कोई ऐसी वर्थ या कॉम्बिनेशन बतानी चाहिए जो उनके स्टेचर के मुताबिक हो। लेकिन ये अनयूजुअल नहीं है, ये ट्रैक हिस्ट्री हिंदुस्तान की ऐसी ही आपने नोट किया है कि पहले भी जितने वाकयात हुए, पहलगाम इटसेल्फ आप देख लें कि अभी इधर वो कत्लो आम हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, बहुत हम कंडेम करते हैं, जाहिर है, और चंद मिनटों के अंदर पाकिस्तान को ब्लेम कर देगा। कई दिनों तक और कई हफ्तों तक पाकिस्तान कहता रहा कि हम इंक्वायरी के साथ देने को तैयार हैं, हम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन नहीं माना गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो गया। और वक्त आएगा कि जाहिर है ये सारे का सारा एक्सपोज होता जाएगा। और मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि ट्रम्प जरा थोड़े से ज्यादा गुस्से में हो, जिसे तो एग्जैक्ट शायद टेलीफोन कॉल ना रिलीज कर दें, ऑडियो रिलीज उनकी वो भी ना करते जैसे हमने गॉडजिला वाली की थी। तो मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम कि हिंदुस्तान को रियलिटी फेस करके ग्रेसफुली एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए।
मैं एज अ फाइटर पायलट आपको कह रहा हूँ कि जब हमें कॉम्बैट सिखाई जाती है तो हमें एग्जिट करना सिखाया जाता है, एक डेंजर सिचुएशन से निकलना कैसे। बिल्कुल ठीक। इट्स हाई टाइम कि इंडिया भी अपना एग्जिट प्लान कर ले और शायद अभी जितनी इज्जत रहेगी उसको नहीं, वो एग्जिट प्लान उनके पास था ना जी। उन्होंने लोकसभा का सेशन शुरू हुआ, जवाब वहां पे होने थे, सवाल जवाब, तो उससे पहले महादेव नामी ऑपरेशन रचाया और स्क्रिप्ट लिखा और वो बयान करने की कोशिश करें। आई थिंक ये बेस्ट उनके पास एग्जिट प्लान था, लेकिन वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो सका। जनरल साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, माजरत कि मैं फिर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा हूँ, आज मुझे शरारत सूझ रही है क्योंकि जो कहानी उन्होंने बयान की वो है ही ऐसी। ये इस कदर कोई अयाश तबीयत के और निखट्टू किस्म के ये दहशतगर्द हैं कि जो चॉकलेट्स रखते हैं अपनी पॉकेट्स में, और पाकिस्तान में तो वोटर आईडी नामी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, और शय होती है और वो भी साथ रखते हैं। क्या जरूरत पेश है इन्हें ऐसे सबूत साथ लेके जाने की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और चिश्ती साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, ये कोई पहली भोंडी एक साजिश देख ले या उनका जो ड्रामा है, स्क्रिप्टेड ड्रामा। जब आप बहुत ज्यादा फिक्शन करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपकी हर मूवी हिट हो जी। अभी आपने देखा होगा कि इसी पहलगाम में और भी बहुत सारे ऐसी जुड़े हुए पहलू हैं। ये उसी का एक, वो कहते हैं ना, उसी ऑपरेशन संदूर का जो इन्होंने ड्रामा रचाया, उसी का अगला सीजन महादेव का लॉन्च किया जी। और ये महादेव जो इन्होंने लॉन्च किया, उसके बीच में ये जो लोग दिखा रहे हैं, पहले तो आपकी उसमें बात का जवाब दे दूं कि ये ड्रामा अब पहलगाम के इंसिडेंट में जो एम्बुलेंसेज हैं, ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है या जो उनकी लाशें उठानी है जिनको इन्होंने खुद मारा है, वो तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद पहुंची। लेकिन FIR जो है वो 10 मिनट बाद दर्ज होगी, वहां पे लॉन्च कर दी गई जी, वहां पे लॉन्च कर दी गई। और इस FIR में भी इतनी इन्होंने गलतियां छोड़ी, जिसमें वो कहते हैं कि अनआइडेंटिफाइड फायरर्स थे और उन्होंने डिस्क्रिमिनेट फायरिंग की। जबकि बूदी आज कह रहे थे कि जी उन्होंने मजहब पहले पूछा और उसके बाद उन्होंने मारा। तो इनके ड्रामों में खुद ही ये कोई ना कोई छोड़ देते हैं, डिस्क्रिमिनेट फायरिंग, और पहले वो मजहब पूछ रहे थे और टारगेट किलिंग तकरीरों में वो चीज करते हैं। बहरहाल ये अपने लोगों को ही बेवकूफ बना रहे हैं। जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, दे आर वेरी मच क्लियर कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन हुई है वो बहुत ही क्लियर है कि वो और ये क्यों आइसोलेट हुए हैं। देखिए ना, इंडो पैसिफिक में इनका रोल जरूर है, दुनिया के इनके साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, इनके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया वाज देयर प्रायोरिटी जी। आप देखते हैं कि ट्रंप के जब इलेक्शन हुए उस वक्त से लेके पाकिस्तान एक स्टोरी में मिसिंग है दुनिया की, लेकिन इंडिया वहां पे प्रेजेंट है इन ऑल डोमेन्स, और ये कैंपेन भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, जयशंकर अमेरिका को मिल रहे हैं। अचानक क्या ऐसी चीज हो जाती है कि पूरी दुनिया इनको अबंडन कर रही है। बिल्कुल, ये अहम नुक्ता है कि पूरी दुनिया को पता है कि स्ट्रेटेजिक लायर्स हैं, झूठे हैं, झूठे बयानी के ऊपर इन्होंने ये किया है, लॉन्च किया है ऑपरेशन, और उसी को अब ये आगे चला रहे हैं। बट एनीवेज, ये हिंदुत्व की एक जो सीरियस इसमें चीजें हो रही हैं, वो ये महादेव जैसे अभी आपने इन्होंने किया, संदूर को इन्होंने अपना इमोशनल टच दिया है, लेकिन पर्पस वही है, कश्मीर की मूवमेंट और पानी। आज पानी भी तो बड़ा क्लियरली मोदी ने अपना हमें बता दिया है कि इंडस वाटर वाज द मेन ऑब्जेक्टिव जिसको वो खत्म करना चाहता था, और उसकी एम्बैरेसमेंट इतनी है कि वो नेहरू को जिस तरीके से उन्होंने हिट किया है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, वो सेकुलर इंडिया से जो सफर किया, सेफरनाइज इंडिया का, वो आज इस महादेव ऑपरेशन, आज जब वो एंटर हुए हैं तो वो नारे वहां पे लगाए गए हैं, हर हर महादेव, जब पार्लियामेंट में, जिसका मतलब है कि हे लॉर्ड महादेव शिवा, दैट शिवा इज प्रेजेंट इन एवरी सोल। कहने का मकसद ये है कि ये क्लियर हिंदुत्व ड्रिवन माइंडसेट की एप्लीकेशन नजर आ रही है इनके ऑपरेशंस में, इनके ड्रामों में, इनकी पार्लियामेंट में, और ये वो माइंडसेट है जिसका मुकाबला हमने करना है। तो ये चॉकलेट निकालेंगे, जो मर्जी निकालें, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस वाज द वर्स्ट टाइम। कोई भी स्ट्रेटेजिक माइंड होना चाहिए, वो वर्स्ट टाइम है पाकिस्तान के लिए कि खुदा ना खास्ता वो ऐसी कोई हरकत करे कि जब सारी दुनिया पाकिस्तान को जरूरत है जुड़ने की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, यहाँ पे पीस हो रहा है, CPEC अपनी चीजें पकड़ रहे हैं, हम बलोचिस्तान और KP में लड़ रहे हैं, तो हम एक नया मास खोलेंगे। कोई सेन माइंड, कोई बिल्कुल ये सोच भी नहीं सकता, इस तावील को नहीं माना जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं आता हूं सर आपकी तरफ, एक और नुक्ता भी आपके खत्म रखना है, लेकिन चिश्ती साहब ये आप देखिए कि इनके एक कांग्रेस के पंजाब चीफ हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि एक राफेल पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में गिराया, जिसे अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट कहा गया। इस जहाज का नंबर BS001 है। मैं खुद वहां पे गया था और मैंने उसकी तस्वीर ली थी। ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट भी कहा और फिर बाद में कहा नहीं हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा। कांग्रेस का पंजाब चीफ कह रहा है मैं खुद वहां गया। ये किस तैयारे की सर बात हो रही है, आपको क्या समझ आती है इससे?
ये जावेद साहब, ये पहला नंबर सीरियल नंबर था हिंदुस्तान का जो 001 जहाज है। हाँ। ये फर्स्ट टू अराइव था इंडिया में एंड फर्स्ट टू डिपार्ट हो गया इस दुनिया से। अच्छा। ये पाक फिजाई का जो टारगेट बना था, ये सबसे पहले यही जहाज बना था। तकरीबन 198 किलोमीटर पर पाक फिजाई ने इसको शूट किया था। ये बहुत द लॉन्गेस्ट रेंज का विक्टिम बनने वाला ये पहला जहाज है। इससे ज्यादा दूर दुनिया में कभी एयर टू एयर मिसाइल नहीं बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर किया गया, नंबर 1। और दूसरी बात एक और शायद आपके व्यूअर्स को अब तक पहुंच गई होगी कि पाक फिजाइया क्लेम नहीं कर रही, बट ये फैक्ट है इस वक्त मैं कंफर्म कर सकता हूँ बहुत सारे सोर्सेज से कि 4 राफेल, और राफेल भी मैं भी गलत कहता रहा हूँ, ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड रफाल है और जिसका मतलब थंडर है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि चौथा रफाल जहाज जो है वो भी हिंदुस्तान ने लूज किया है, क्योंकि 4 उनके टेल नंबर पाक फिजाइया के पास हैं जो वापस लैंड नहीं किए। और मैं यहाँ अमेरिका और कनाडा आने से पहले पाक फिजाइया के लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप से मिलकर आया था और कुछ विजिट्स भी मैंने किए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्लेम क्यों नहीं करते चौथा जहाज, तो उन्होंने कहा कि वी हैव मूव्ड ऑन, इट्स बिहाइंड अस, हम तो अगली तैयारियां कर रहे हैं, तो हम उस नंबर्स के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। ये भी मैं आपको बताऊं कि आने वाले वक्तों में हम नहीं, मुझे लगता है जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप और ज्यादा थोड़े से गुस्से में आए तो वो ये सारी शायद इनकी ऑडियो भी रिलीज कर देंगे और तकरीरें भी बता देंगे और वो शायद बता देंगे कि कौन से टेल नंबर। बिल्कुल ठीक है। और ये चिश्ती साहब, यही वजह है कि वहां पे लोकसभा में कुछ रहनुमाओं ने ये कहा कि अगर आपके राफेल नहीं गिरे, गालिबन 35 हैं टोटल, तो आप 35 की नुमाइश कर दें, उनकी परेड करवा दें। शायद वो कह रहे हैं कि मंजर आम पर ले आए कि 35 के 35 हैं कहाँ। ये मुतालबा भी वहां किया गया, उसको भी नहीं माना गया। बहरहाल मैं आपके पास आता हूं दोबारा। जनरल साहब, राहुल गांधी ने बड़ी दिलचस्प बात की। वो कहते हैं जी कि ये मोदी साहब को वो मुखातिब कर रहे थे कि प्रोटोकॉल तोड़ा जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने, और उन्होंने यानी आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को बुलाया और उन्होंने उनको खाना खिलाया। मोदी कहाँ था? मोदी को क्यों ना दावत दी गई? ये वो सवाल पूछ रहे हैं। क्या वजह है कि ये जो जोहराना है और जो प्रोटोकॉल तोड़ने की वो बात कर रहे हैं, ये अभी तक उनको खटक रही है, अपोजिशन को भी? जी देखिए, क्विकली मैं ये कहूंगा कि एक तो चिश्ती साहब अभी कह रहे थे कि ये रफाल है फ्रांस का और हम इसको राफेल कहते हैं। चिश्ती साहब, ये वहां से तो रफाल ही आया था जब रॉ के हथे चढ़ा है, तो उसके बाद फेल होने के बाद इसको राफेल ही कहते रहे सर। रॉ फेल नहीं, फिर आप इसे रॉ फेल कहें ना सर। राफेल ही कर नहीं, फिर सर इसे आप रॉ फेल करें, रॉ फेल। जी, क्विकली गोइंग बैक टू ये देखें, कांग्रेस की भी जो स्पीचेस है ना, वो भी जो एंटी पाकिस्तान या जो पाकिस्तान के ऊपर उनका मौक़िफ़ है वो भी बड़ा क्लियर है जी। तो ये सिक्के के दो रुख हैं। उनको खटक इसलिए, एक्चुअली वहां पे तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल बातचीत कर रहे हैं, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। देखिए आज नेहरू के ऊपर क्रिटिक की गई जी, इनके बड़ों पे, इंदिरा गांधी पे कल क्रिटिक की गई। तो दे आर टारगेटिंग कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स हैं या जिन्होंने बागडोर रखी है कांग्रेस की, या सेकुलर इंडिया को जो रिफ्लेक्ट शो करते थे जी। तो ये हिंदुत्व का और सेकुलर फोर्सेस का, वो फोर्सेस वो भी हिंदुत्व बेस्ड ही है, लेकिन जरा मॉडर्न सिक्के का वो बेहतर रुख है। वो उनकी भी जो नफरत या वो जो क्लेम कर रहे थे वट एवर अगेंस्ट पाकिस्तान जो है, वो दैट इज द फंडामेंटल चीज वो वहां पे पाई जाती है जी। बट एनीवेज, वो अभी देखे ना, इन्होंने उनको लिंक किया पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली पार्टी कांग्रेस को। कांग्रेस अब उसको काउंटर करने के लिए, हम तो जी मोहब्बत नहीं करते, पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है, उसकी वजह से वो पाकिस्तान पे वो भी प्रेशर्स करती है, डालती है और इनको टॉन्ट करती है। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से ये डिबेट हो रही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह एज अ पाकिस्तानी आई एम वेरी प्राउड कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर 16 घंटे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान का नाम लिया गया है। जब आप 16 घंटे अपने अवाम को पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो कुछ तो फिर पाकिस्तान में है ना जामी साहब के, ये हर घर में, हर दिल में, हर जगह पर महसूस। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में हमारा एज एन इंडिविजुअल, हम इंडिया को कंसिडर कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपना एनिमी कर रहे हैं और हमें अपने मेयर सब कुछ लेने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंडिया के उसमें खौफ में इतने मुब्तला हो जाए कि हर चीज इंडिया 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 हम करते फिरे। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान को तो मैं तो हर जगह ये एडवोकेट भी ये करता हूँ, एडवोकेसी भी ये करता हूँ, ठीक है इंडिया को आप कॉन्टेक्स्ट में रखें, वो हमें कत्ल करते हैं, हर चीज रखते हैं, लेकिन हर चीज हमने इंडियन प्रिजन से देख। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब साथ हैं, जरा मैं चिश्ती साहब से जरा एक नुकता और समझना चाह रहा हूँ। चिश्ती साहब, ये जो उन्होंने प्रियंका गांधी का भी जिक्र किया ना, उसने कहा कि ये आपने मेरे यानी बड़ों का जिक्र किया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो आप सिर्फ ये बता दें कि पहलगाम में जो इवेंट हुआ, क्या वो सिक्योरिटी ब्रीच था? ये नहीं था। जवाब दें नरेंद्र मोदी, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया।
लेकिन जो आपने ये जो एयरफोर्स की फाइट है उसका जिक्र किया, तो कांग्रेस रहनुमा है फ्रांसिस जॉर्ज, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, एक MKI-30 और एक MiG-29 मार गिराया। ये राफेल की समझ तो मुझे आ रही है, बाकी 2 से क्या वो कहना चाह रहे हैं? ये MKI Su-30 एक जहाज है, MiG-29 है, मिराज 2000 है, हमने ये सारे गिराए हैं। और राफेल तो है ही है, जो इसका हम जिक्र कर रहे हैं कि रफाल 3 या 4 जो हम बात कर रहे हैं। तो ये टोटल 7 जहाज हैं बुनियादी तौर पर। जैसे मैंने कहा कि अभी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 5 कहा है, और जाहिर है उनके पास सिर्फ इनपुट इंडिया से नहीं जाती, पाकिस्तान से नहीं जाती, हमारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं जाती, उनकी तो अपनी इतनी नेटवर्क है। और CIA सबसे एक्टिव है, जिन्होंने प्रूफ के साथ, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जाहिर है इतना बड़ा नंबर बताएंगे तो पर हर दफा उनको लाइटर नहीं लेना चाहिए। मैं तो फिर यही मशवरा दूंगा हिंदुस्तानी हुकूमत को, लीडरशिप को, बड़ी इतनी छोटी सी आवाज में कि मूव ऑन करें, फैक्ट करें। ये अपोजिशन आपको नहीं छोड़ेगी। इतने अरसे से आपने नोट किया होगा, इंडियन पार्लियामेंट थोड़ी सी मैं भी फॉलो कर रहा था, वो कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ जाता है। वो थ्रू आउट उनकी अपोजिशन यही पूछ रही है कि आप लॉस बताएं, आप बताएं कैजुअलिटीज कितनी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नीचे डाउन बिलो एवरीबॉडी सेज कि नहीं जी वो नुकसान नहीं बता सकते। एंड मैं कम से कम ये अप्रिशिएट करना चाहूंगा CDS को उनके कि उन्होंने एक्नॉलेज भी किया था कि हमारा नुकसान हुआ है। उन्होंने टैक्टिक्स भी अपने फॉल्टी के लिए कि हमारी टैक्टिक्स फॉल्टी थे, उन्होंने ये भी मान लिया कि एयरफोर्स ग्राउंड की गई थी। और जामी साहब, मैं थ्रू आउट ये कहता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या एयर पावर कि 1000 फाइटर जहाजों वाला ये मुल्क है, तकरीबन 90 बिलियन उनका बजट है। कोई दुनिया में ऐसी एयरफोर्स है जो जंग के दौरान ग्राउंड की जाती हो, नंबर 1। और दुनिया में कोई ऐसी एयरफोर्स है जो पाक फिजाइया जैसी एयरफोर्स को चैलेंज करे और फिर टैक्टिक्स इंप्रूव करे? जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिश्ती साहब, कमाल आपने नुक्ता उठाया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी कमाल बात की चिश्ती साहब ने, जनरल साहब ने। भारतीय जो मज़मूम मकासद हैं उनको एक्सपोज किया, बताया कि कैसे पाकिस्तान ने इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, सारे जंग में डटकर मुकाबला किया, दुनिया उसकी गवाही दे रही है। और चिश्ती साहब को लगता है कि ट्रंप साहब जज्बाती को किसी वक्त में कुछ अहम ऑडियोज़ और कॉल्स भी रिलीज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।